स्वागत है आपका एसपी सर हिंदी क्लासेस में। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। हम लोग देख रहे थे हिंदी कार्मिकी की 6 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने हिंदी कार्मिकी का अर्थ, हिंदी कार्मिकी की परिभाषाएं, उसका स्वरूप, उसका महत्व इत्यादि तत्वों पर चर्चा कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था राजभाषा हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी, यानी हिंदी का संवैधानिक स्थान क्या है, राजभाषा क्या है, ये वाला टॉपिक चल रहा था। बीए के अंतर्गत फर्स्ट सेमिस्टर में हिंदी कार्मिकी एक विषय है, जिसमें पहला यूनिट हो चुकी है, दूसरी यूनिट राजभाषा से संबंधित है। वह भाषा जो किसी राज्य के, देश के कार्य संचालन में प्रयोग की जाती है, देश का कार्य किया जाता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो वही संवैधानिक स्थिति हमें देखनी है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, किस किस अनुच्छेद के बारे में कहा गया है। हम लोग पिछली कक्षा में अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 को देख चुके हैं। आगे अनुच्छेद आपका हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं संविधान में, वो राजभाषा से संबंधित है, हिंदी से संबंधित है। आज हम देखते हैं राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, इस पर हम देखेंगे। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हमारे 343 से 351 तक जो कहा गया है, जो अनुच्छेद हैं संविधान में, वो राजभाषा से संबंधित हैं। उसमें राजभाषा की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं संवैधानिक स्थिति, लिखेंगे। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को चौदह सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की धारा
संविधान की धारा 120 के अनुरूप संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में ही किया जाएगा। ये कुछ मुख्य बातें हैं। फिर अगले पॉइंट है, जब भारतीय संविधान अंतिम रूप से निर्मित हुआ तो उसमें राजभाषा संबंधी 9 अनुच्छेद 343 से 351 शामिल किए गए। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति हम देखते हैं। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति में क्या है? राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की धारा 120 के अनुरूप संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में ही किया जाएगा। जब भारतीय संविधान अंतिम रूप से निर्मित हुआ तो उसमें राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 343 से 351 शामिल किए गए। अर्थात हमें जो राजभाषा संविधान की संवैधानिक स्थिति जाननी है, पढ़नी है, वो अनुच्छेद 343 से 351 है। इन्हीं के लिए पढ़ना है कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, राजभाषा के लिए क्या कहा गया है, इसको देखते हैं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला लिखेंगे अनुच्छेद 343 फर्स्ट। 343 में क्या है? राजभाषा से संबंधित है। ये क्या है? राजभाषा से संबंधित। ये अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है कि भारत या संघ की भाषा कौन सी होगी, राजभाषा कौन सी होगी, इससे संबंधित अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ अर्थात भारत, भारत एक संघ है, तो भारत की राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर वाला होगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है वो है। और इसके अनुच्छेद 343 के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी में भी कार्य होगा। 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जाएगी। हमें देखना है अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है? संघ की अर्थात भारत की, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी
देवनागरी होगी। अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब 1 2 3 इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। ये कहा गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि ये राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 343 एक यहाँ लगाइए, पूरा जो है राजभाषा से संबंधित है कि संघ की अर्थात भारत की राजभाषा हिंदी होगी तथा देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि होगी। लिपि का प्रयोग कौन सा होगा? देवनागरी लिपि होगी। अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? इसमें ये व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अर्थात 1965 वर्षों तक संघ के शासकीय अर्थात सरकारी संघ के शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है कि भारत की या संघ की राजभाषा कौन सी होगी। इससे संबंधित है तो संघ या भारत की राजभाषा हिंदी होगी। देवनागरी लिपि होगी। अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थात 1 2 3 का होगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक संघ के शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 344 नंबर 2। अनुच्छेद 344 क्या है? राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति से संबंधित। राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 344 में क्या कहा है कि राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति से संबंधित यह अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि हमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक आयोग का गठन करना होगा। राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और वह राजभाषा आयोग समितियों का गठन करेगा जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। हिंदी के प्रचार के लिए हिंदी की दशा को सुधारा जा सके, इसलिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ये राष्ट्रपति के आदेश पर होगा। राष्ट्रपति ये आदेश देगा, राजभाषा आयोग का एक गठन करेगा और वह राजभाषा आयोग
प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक समिति का गठन करेगा और समितियां ये हिंदी के प्रचार प्रसार को देखेंगी। तो राजभाषा आयोग का गठन इसी को अंतर्गत 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। बीजी खैर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक रूपरेखा तैयार की, समितियों का गठन किया और हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना भी प्रचार प्रसार हो सकता था, जहां जहां सुधार हो सकता था, वो समिति ने आयोग ने मिलकर के गठन उसके लिए देखा और आगे किया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन, राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समितियां राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। राजभाषा यानी राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा और समितियों का गठन होगा, जिससे कि हिंदी के विकास में, प्रचार में, प्रसार में सहयोग मिल सके। इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं 345 अनुच्छेद 345 को देखते हैं। आगे अनुच्छेद 345 इसमें क्या है? राज्यों का राजभाषा चुनने का अधिकार। राज्यों का राजभाषा चुनने का अधिकार। राज्यों का राजभाषा चुनने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 345 राज्यों का राजभाषा चुनने का अधिकार से संबंधित है। केंद्र की, संघ की, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, निश्चित हो गया था 343 में। 345 राज्यों से संबंधित है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ किस भाषा का प्रयोग करेगा। तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से यदि कोई राज्य हिंदी के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी भाषा का प्रयोग करना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। जनता की राय के बाद वह अपने राज्य से संबंधित राजभाषा को चुनने का अधिकारी हो सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति उसको अनुमति देंगे या नहीं। तो अनुच्छेद 345 राज्यों का राजभाषा चुनने के अधिकार से या चुनने के संबंधित वर्णन है। इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा से संबंधित वर्णन है। राज्यों की राजभाषा से संबंधित वर्णन है। अगला देखते हैं चौथा अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 संपर्क भाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 346 में इस संपर्क भाषा से संबंधित है। संपर्क भाषा मतलब राज्यों की संपर्क भाषा।
एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में संपर्क स्थापित करना चाहता है, किस भाषा में अपना पत्राचार करना चाहता है। तो दो राज्यों के बीच जो पत्राचार होगा वह किस भाषा में होगा, वो उनकी संपर्क भाषा होगी। हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त भी अगर कोई भाषा है जिसमें दोनों की सहमति बनती है तो वह संपर्क भाषा कहलाएगी। अंततः अगर दोनों राज्य हिंदी में अपना पत्राचार करना चाहते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से हिंदी में पत्राचार करना चाहता है, तो वह हिंदी में आपका वो संपर्क भाषा के रूप में कार्य करेगी। तो आपका अनुच्छेद ये 346 है, ये संपर्क भाषा के रूप में है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य दो या दो से अधिक राज्य दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि उनके मध्य पत्राचार हिंदी में होगा, तो ऐसा किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि दो राज्य अगर हिंदी पर पत्राचार करने को सहमत होती है तो ऐसा हो सकता है, और अगर राजी नहीं होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी में पत्राचार करना होगा। उन्हें आपस में जो संपर्क स्थापित करना है, एक राज्य दूसरे राज्य से जो संपर्क स्थापित करेगा, तो उसमें अगर वो हिंदी पर सहमति जताते हैं तो हिंदी लागू हो जाएगी, और अन्यथा की स्थिति में वह आपका अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 347। 5 अनुच्छेद में क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित। मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित ये अधिनियम है। अनुच्छेद 347 क्या है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। यदि कोई राज्य अपने यहाँ ये मांग करता है कि हमारे यहाँ किसी अन्य भाषाओं की हम राजभाषा के रूप में अपनाएंगे, अन्य भाषा का प्रयोग करेंगे, तो राष्ट्रपति की सहमति से ऐसा किया जा सकता है। वह संविधान में मान्य हो, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो वह लोगों की जो किसी राज्य की जनता के द्वारा मांग की जाए कि हम अपनी भाषा को, इस भाषा को अपनी राज्य की भाषा बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उसकी अनुमति दे भी सकता है, राष्ट्रपति के विवेक पर है। तो आपका अनुच्छेद 347 मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। इसमें है कि इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति चाहें, इसमें यह प्रावधान है कि यदि तो किसी राज्य की
जनता की मांग पर उसके द्वारा यानी जनता के द्वारा उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में उसकी भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हैं। मान्यता प्रदान अनुच्छेद 347 मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य की जनता की मांग पर उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी उसकी दूसरी राजभाषा है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये इसी प्रावधान के अंतर्गत है कि राज्य की मांग के आधार पर ऐसा किया जा सकता है कि दूसरी भाषा को जनता के द्वारा मांग की जाती है तो उसको मान्यता प्राप्त की जा सकती है। लिख लीजिए, लिखना चाहे तो फिर आगे देखिए। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय की भाषा। उच्चतम न्यायालय की भाषा उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 348 में ये कहा गया है कि ये उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित अनुच्छेद है कि उच्चतम न्यायालय में जब तक कोई उपबंध नहीं किया जाता है, किसी भाषा का स्थायी रूप नहीं किया जाता है, तो तब तक उच्चतम न्यायालय में जिस भाषा का प्रयोग होगा तो वो अंग्रेजी में होगा। उच्चतम न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में की जाएंगी, जो भी कार्य होंगे वो अंग्रेजी में होंगे और अंग्रेजी वाला ही जो रूपांतरण है वो मान्य किया जाएगा। किसी भी अन्य राज्यों में यदि किसी अन्य भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग होगा, ये हमको देखना है। 6 नंबर है ये। इसमें कहा गया है या इसमें यह प्रावधान है, इसमें यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के समस्त कार्य उच्चतम न्यायालय के अंग्रेजी भाषा में होंगे। अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। जब तक कोई दूसरा उपबंध ना हो। उपबंध ना हो
यानी दूसरा जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता है, जब तक उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे, ये उसमें कहा गया था। उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है, इसमें सेकंड है, ये पहला था उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। ये 348 ही है, लिख दे रहा हूँ 348 सेकंड, अनुच्छेद 348 सेकंड। इसमें उच्च न्यायालय की भाषा, न्यायालय की भाषा से संबंधित है। उच्च न्यायालय की भाषा से 348 सेकंड में ये कहा आपका अनुच्छेद 348 है, उसमें दूसरा जो पार्ट है वह उच्च न्यायालय की भाषा से है। उच्च न्यायालय राज्य का जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति की सहमति से उस राज्य में बोली जाने वाली कोई भाषा, उस राज्य की राजभाषा या हिंदी में कार्रवाई करने की परमिशन दे सकता है, अनुमति दे सकता है। यदि कोई भी राज्य चाहता है कि हमारी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में ना होकर के अपनी राजभाषा में हों, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की अनुमति से उस राज्य में उच्च न्यायालय में उसकी कोई राजभाषा या हिंदी में कार्रवाइयाँ करने की अनुमति दे सकता है, आदेश दे सकता है, इसमें ये कहा गया है। किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य में उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में कार्रवाई करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 348 सेकंड में उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में कार्रवाइयाँ करने की अनुमति दे सकता है, कानूनी कार्रवाइयाँ करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन वह पहले राष्ट्रपति से सहमति लेगा तब उसको कार्रवाई करेगा। यह अनुच्छेद 348 था। अनुच्छेद 349 को देखते हैं। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349। इस अनुच्छेद में यह कि राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कौन से नियम, अधिनियम, विधियां बनाई जाए, जो है इसमें कहा गया है। इसमें इस अनुच्छेद में भाषा से संबंधित अनुच्छेद में भाषा से संबंधित नियम, अधिनियम, भाषा से संबंधित नियम, अधिनियम
अधिनियम करने की प्रक्रिया का वर्णन है। इस अनुच्छेद में 349 इसमें अनुच्छेद में भाषा से संबंधित नियम अधिनियम अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। लिख लीजिए। 7 नंबर 8 नंबर है अनुच्छेद 350 याचना की भाषा। याचना की भाषा से संबंधित। याचना की भाषा में क्या है? इसमें जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदनों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में दी जाने वाली शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 9 नंबर 9 अनुच्छेद के लास्ट है। अनुच्छेद 351 क्या है? हिंदी के विकास से संबंधित है। हिंदी के विकास से संबंधित अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 350 याचना की भाषा। याचना की भाषा है कि कोई भी जनता का व्यक्ति किसी आवेदन करता है, सरकार से कोई मांग करता है, कोई बात रखता है, तो उसके विषय में कहा गया है कि वह अपनी मातृभाषा में किसी भी भाषा में अपनी याचना कर सकता है, अपनी मांग रख सकता है, किसी भी भाषा में रख सकता है। सरकार से अगर मांग करता है तो आपकी जो भाषा मानक
जो भाषा मान्यता प्राप्त है, संविधान में मान्यता प्राप्त है, उनसे किसी भी भाषा में याचना कर सकता है, अपने आवेदन दे सकता है, प्रारूप दे सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 350 में है। और हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, वो बच्चों के लिए मातृभाषा में दी जाएगी। उस राज्य की जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, स्थानीय बोली है, उसमें ही वो शिक्षा दी जाएगी। ये भी इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 351 ये हिंदी के विकास से संबंधित है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाएगा, इससे संबंधित आपका अनुच्छेद 351 है। ये आपके अनुच्छेद 343 से 351 जो संविधान में अनुच्छेद हैं, वो हिंदी से संबंधित है कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे होगा और किस भाषा का प्रयोग राज्य में होगा, किस भाषा का प्रयोग न्यायालय में होगा, उच्च न्यायालय में होगा, उच्चतम न्यायालय में होगा। तो ये सब प्रावधान हम लोगों ने पढ़े। तो ये आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक हो गया। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।